स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी MCQ1M पर। आज हम देखेंगे सिंधव सभ्यता एवं संस्कृति। ये घटना चक्र की बुक है जो आपके बिहार दरोगा और बिहार SSC में काफ़ी ही यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर दरोगा बनना चाहते हैं, BSSC में जॉब लेना चाहते हैं तब, अन्यथा नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे कोई भी कंपटीशन होगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन निश्चित बनेगा ही बनेगा। शुरू करते हैं नोट्स से। सिंधव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग हुआ है। सिंधव सभ्यता के लिए 3 नाम का प्रयोग हुआ है, जो नाम इस प्रकार से हैं: सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता। यानी सिंधु सभ्यता पूछे तब भी वही बात, सिंधु घाटी की सभ्यता पूछे फिर भी वही बात, हड़प्पा सभ्यता फिर पूछे वही बात। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। यानी हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के, यानी पाकिस्तान के पंजाब, भारत के पंजाब नहीं, पाकिस्तान के पंजाब के साहिवाल जिले में स्थित है। जबकि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत बड़ा साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। हड़प्पा जो है रावी नदी के बायां तट पर है, जबकि सिंधु जो है मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। याद रखिएगा, रावी का नाम ही परोसनी भी है। अब हम बात कर ले, सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। सर जॉन मार्शल जो भारतीय पुरातत्ववेत्ता हैं संरक्षण का, वो सिंधु सभ्यता सबसे पहले इन्होंने ही कहा, सर जॉन मार्शल ने। रेडियो कार्बन 14 या C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। रेडियो कार्बन 14 के आधार पर हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य तिथि है। लेकिन कहीं कहीं आपको बुक में 2500 से 1750 ईसा पूर्व भी रहता है। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यानी विकास कर रहा था 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक, उसके बाद विकास बंद हो गया। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता को समकालीन थी। ये जो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता जो है, ये मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी। विभिन्न विद्वानों ने सिंधव सभ्यता की काल अवधि का निर्धारण निम्नवत किया है। सिंधु सभ्यता की काल अवधि विभिन्न विद्वान किया है। सर जॉन मार्शल बताया कि ये 3200 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व की इसकी अवधि है। अर्नेस्ट मैके ने बताया कि ये 2800 से 2500 ईसा पूर्व है। माधव और वत्स्य ने बताया कि ये 3500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक इसका अवधि है। गैंड ने बताया कि 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व है। मार्टिन हीलर ने बताया कि ये 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। जबकि फेयर सर्विस ने बताया कि ये 2000 से 1500 ईसा पूर्व है इसकी अवधि। अब तक इस सभ्यता के अवशेष मुख्यतः अफगानिस्तान में, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य अवशेष अफगानिस्तान में, शर्तुगो या मुंडीगाक में, पाकिस्तान में पंजाब में, सिंधु बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सुतका गंडोर है। हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल जो है वो सुतका गंडोर बलूचिस्तान में है। पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी पूरा स्थल कहाँ है, तो आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उत्तरी पूरा स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में तथा दक्षिणी पूरा स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में है।
अब बात कर ले हम, इसका आकार त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल में विस्तृत है। हड़प्पा सभ्यता जो त्रिभुजाकार है और वर्तमान में वो 13 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल में विस्तृत है। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें मुख्यतः 4 प्रजातियाँ थीं। हड़प्पा सभ्यता मुख्य 4 प्रजातियाँ थीं। एक में है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट काकेशियन, दो में है भूमध्य सागरीय इंडो यूरोपियन या कैर्पियन, 3 में है अल्पाइन और 4 में है मंगोलॉइड। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों में संबंध में विभिन्न विचार हैं। देखिए, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप सिंधु सभ्यता के निर्माता वो आर्य थे। गार्डिन चाइल्ड एंड मार्टिन हीलर सुमेरियन थे। राखल दास बनर्जी ये द्रविड़ थे। सिंधु घाटी के जिन नगरों के खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। केंद्रीय नगर, तटीय नगर, पतन एवं अन्य नगर एवं कस्बों में। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों से विषय रूप में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी। यानी हड़प्पा में टीला और ध्वंसावशेषों के विषय में जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी थी। जनवरी 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब पाकिस्तान के वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। वर्ष 1926-27 और 1933-34 में माधवराव वत्स ने वर्ष 1946 में मार्टिन हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन किया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले के नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संशोधित किया गया। हड़प्पा सभ्यता में पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संशोधित किया गया। यहाँ से 6 कक्षों की 2 पंक्तियाँ में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष मिला है। हड़प्पा के सामान्यतः आवास क्षेत्र में दक्षिणी में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिससे समाधि R37 नाम दिया गया। यानी हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र में, यानी R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला, तो वो हड़प्पा से मिला। R37 कब्रिस्तान जो है वो हड़प्पा से मिला। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग के टीले हीलर ने माउंट A और B की संज्ञा दिया। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेष में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, हड़प्पा से एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख पर बना बैल, शंख पर बैल बना हुआ, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, उर्वरता देवी, तांबे का बना इक्का और ईंट के वृत्ताकार चबूतरा, गेहूं तथा जौ का अवशेष हड़प्पा से मिला। अब हम बात कर ले सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। सिंधी भाषा में, याद रखिएगा किस भाषा में, तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित सिंधु नदी के दाहिने तट पर, सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो का सर्वप्रथम खोज राखल दास बनर्जी ने किया, जबकि हड़प्पा का खोज सर्जन मार्शल के निर्देशन पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया, जबकि सिंधु सभ्यता का खोज राखल दास बनर्जी ने किया। अब हम बात कर लें, अच्छा, मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी ने किया, सिंधु नदी का नहीं, सिंधु सभ्यता का नहीं। मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के दाहिने तट पर है, जबकि हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किया गया, जबकि हड़प्पा का खोज 1921 में। अब आगे हम बात कर लें तो मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहत स्नानागार है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक जो है बृहत स्नानागार है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा में लगभग 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड के उत्तरी से दक्षिण लंबाई 39 फीट,
चौड़ाई 23 फीट तथा गहराई 8 फीट है। यह विशाल स्नानागार धर्मनुष्ठा संबंधी स्थान के लिए था। यह विशाल स्नानागार जो है धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। मार्शल ने इसे विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरों का सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली है। अब हम बात कर ले तो मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल अन्नागार भी है। मोहनजोदड़ो से ही विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुआ है जो 45.72 मीटर लंबा 22.86 मीटर चौड़ा है। बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 गुने 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पुरोहित आवास था तथा पुरोहितों के विद्यालय स्थित रहा है। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उनकी सड़क थी। मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी जिसे राजपथ कहा गया। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगर के अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। सड़क के एक दूसरे के समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम से दिया गया। सड़कों को एक दूसरे समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा गया। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा गया। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेष में कांसे की बनी नृत्यारित नारी की मूर्ति यानी कांसे वाली मूर्ति जो नृत्य करती हुई मूर्ति मोहनजोदड़ो से। पुजारी यानी योगी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। कुंभकारों के 6 भुट्टे मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़ा मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़ा जो आज हम पहनते हैं वो मोहनजोदड़ो से मिला। गले हुए तांबे के ढेर मोहनजोदड़ो से। सीपी की बनी हुई पटरी मोहनजोदड़ो से। अंतिम स्तर पर बिखरे हुए कुएं से प्राप्त नर कंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी के कपड़े साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। अब बात कर लें तो मोहनजोदड़ो से लगभग 129 किलोमीटर में स्थित चहुंद्रो का खोज सर्वप्रथम 1931 में एनजी मजुमदार ने किया। मोहनजोदड़ो से 129 किलोमीटर की दक्षिण में स्थित चहुंद्रो का खोज 1931 में एनसी मजुमदार ने की थी। वर्ष 1935-36 में इसका उत्खनन मैके ने किया। यह संदर्भ संस्कृति के अतिरिक्त उत्तरावर्ती हड़प्पा संस्कृति जिसे झूकर या झांगर संस्कृति कहते हैं का अवशेष मिले हैं। यानी चहुंद्रो से झूकर या झांगर संस्कृति का अवशेष मिला है। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ से मणिकारी मुहर बनाने, भार माप के बटखारे बनाने का काम होता था। चहुंद्रो से मणिकारी मुहर बनाने, भार बटखारे मापने का काम होता था। मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना मिट्टी प्राप्त हुई। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है अलंकृत हाथी, चहुंद्रो से मिला अलंकृत हाथी। खिलौना भी चहुंद्रो से मिला। कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह, कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का पद चिन्ह। सौंदर्य प्रसाधन में प्रयुक्त लिपस्टिक, सौंदर्य यानी सुंदरता के लिए प्रयुक्त होने वाला लिपस्टिक चहुंद्रो से मिला। सुंदरता के लिए प्रयोग होने वाला लिपस्टिक चहुंद्रो से मिला। चहुंद्रो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ वर्काकार ईंट मिली है। चहुंद्रो एकमात्र स्थल है जहाँ वर्काकार ईंट मिली है।
यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला। चौंद्रों से कोई दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। गुजरात में अहमदनगर जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल का खोज सर्वप्रथम डॉक्टर SR राव ने किया। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर लोथल का सर्वप्रथम खोज डॉक्टर SR राव ने किया। खंभात की खाड़ी के तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल जो है पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह था। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता था। लोथल जो है लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता था। यहाँ से कराब की मुद्रा, स्टील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में गद्दी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे थे। लोथल में गड्ढी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। लोथल का सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी डॉक यार्ड। लोथल से ये डॉक यार्ड यानी जहाज़ों की गोदी डॉक यार्ड लोथल से मिला है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष है। धान लोथल से मिला। धान कहाँ से मिला? लोथल से। और बाजरे का साक्ष्य भी लोथल से मिला। बाजरे का साक्ष्य लोथल से ही मिला। फारस की मुहर भी लोथल से मिला। घोड़े की लघु मृद मूर्ति लोथल से मिला। और तीन द्विसब समाधियाँ लोथल से मिला। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ के पूर्व में हनुमानगढ़ जिला गंगानगर का भाग था। कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गंगानगर का भाग था। गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगा। इस स्थल का खोज इटली के ने हड़प्पा रसल के रूप में पहचान अमलानंद घोष ने की थी। इटली के अमलानंद घोष ने की थी। लोथल का खोज इटली के अमलानंद घोष ने की थी। वर्ष 1960-61 में बीबी लाल एवं BK थापर ने उत्खनन आरंभ किया। यानी लोथल का कालीबंगा का जो उत्खनन किया वो बीबी लाल और BK थापर ने, और खोज किया अमलानंद घोष। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। कहाँ का? तो कालीबंगा का। आगे हम बात कर ले अगर इसमें, तो यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सिंधव सभ्यता के नीचे पाक संध्या संस्कृति पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंट का बना था। मोहनजोदड़ो का जो भवन था वो पक्की ईंट का बना था, जबकि कालीबंगा का भवन कच्ची ईंट का। मोहनजोदड़ो का भवन पक्की ईंट का और कालीबंगा का भवन कच्ची ईंट का। मोहनजोदड़ो में पक्की ईंट का और कालीबंगा में कच्चा ईंट का। पक्की ईंट का प्रयोग केवल पक्की ईंट का प्रयोग केवल नालियाँ, कुआं और स्नानागार बनाने में किया गया। पक्की ईंट का प्रयोग जो है नाली में, कुआं में यानी इंडा में और स्नानागार बनाने में किया गया। यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला। कालीबंगा से जो है जूता हुआ खेत यानी जोतल खेत, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले मिले हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समान ही कालीबंगा से 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा जबकि पश्चिम की ओर स्थित टीला छोटा था। कालीबंगा में पूर्व की ओर जो स्थित टीला था वो बड़ा था, जबकि पश्चिम की ओर जो टीला था वो छोटा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया। यहाँ पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम, यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा के पश्चिमी टीले से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले को दक्षिणी अर्धभाग में 4 या 5 कच्चे ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंट का बना एक आयताकार गर्त था जिसमें पशुओं की हड्डी थी। अब हम बात कर ले आगे दूसरे चबूतरे पर। तो दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड,
या वेदिकाएं का एक पंक्ति बनी थी। यहाँ से सेल खड़ी तथा मिट्टी की मुहर एवं मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। कालीबंगा से सेल खड़ी तथा मिट्टी के मुहर एवं मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ केरन में अवस्थित है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ केरन में अवस्थित है। सर्वप्रथम 1967-68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की। धौलावीरा का खोज जेपी जोशी ने की है। वर्ष 1990-91 के दौरान आरएस बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। यह नगर आयताकार बना था। धौलावीरा जो है वो आयताकार था। इस नगर के 3 भागों किला, मध्य नगर तथा निचला नगर विभाजित किया गया था। अब हम बात कर ले, यहाँ से एक विशाल जलाशय भी मिला है। कहाँ से? धौलावीरा से एक विशाल जलाशय मिला। अगर पूछ दें कि एक विशाल जलाशय कहाँ से मिला है तो धौलावीरा से। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था से परिचित थे। ये भी क्वेश्चन बनता है कि एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है तो धौलावीरा से। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला अभिलेख मिला है, शिलालेख मिला है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटदा जो है गुजरात के कच्छ जिला में है। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिला में है। यहाँ नगर 2 वर्गीकृत भागों गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश सावधान का साक्ष्य मिला है। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश सावधान का साक्ष्य मिला है। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियाँ का भी साक्ष्य मिला है। कहाँ से? तो सुरकोटदा से घोड़े की कुछ हड्डी का भी साक्ष्य मिला है। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में परवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में परवरा नदी पर, दैमाबाद किस नदी पर है? परवरा नदी पर बाएं किनारे में स्थित है। यह सिंधव सभ्यता की सबसे दक्षिणी स्थल है। सिंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में परवरा नदी पर है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, दैमाबाद से रथ चलाते हुए मनुष्य सांड, गेंडे आदि की आकृतियाँ मिली हैं। दैमाबाद से रथ चलाते हुए मनुष्य सांड, गेंडे आदि की आकृतियाँ मिली हैं। यहाँ से कुछ मृदभांड, सिंधव लिपि की एक मुहर, तस्तरी, प्याले आदि का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो दैमाबाद से। अब हम बात करेंगे राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे हैं। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी किनारे हैं। यहाँ नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सिंधव स्थल है। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सिंधव स्थल राखी गढ़ी है। रोपर जो पंजाब की सतलज नदी के बाएं तट पर है, रोपर पंजाब में है, सतलज नदी के बाएं तट पर है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। रोपर का आधुनिक नाम रूपनगर है। वर्ष 1950 में इसकी खोज बीबी लाल तथा वर्ष 1935-36 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने खुदाई करवाई। यहाँ से मृदभांड, सेलखड़ी के मुहर, तर्ट के बखरे और एक छूड़ा तांबे का वर्नाग और कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? रोपर से। यहाँ से क्या प्राप्त हुए? रोपर से मृदभांड, सेलखड़ी की मुहर, तर्ट के बटखरे, एक छूड़ा और तांबे के वर्नाग और कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो रोपर से। अब हम बात कर लें, यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला। कहाँ से? रोपर से। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला। कहाँ से? रोपर से। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र में है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र में है। यहाँ से पाक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता का साक्ष्य मिला है। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा और ज्वार की खेती करते थे। अब हम बात करें सिंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदी। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी किनारे हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे हैं। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे हैं। लोथल भोगवा नदी किनारे हैं। रोपर सतलज नदी किनारे हैं। मांडा चिनाब नदी किनारे हैं। दैमाबाद परवरा नदी किनारे हैं। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे हैं। सुतका गेंडोर दास्क नदी किनारे हैं।
और भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे हैं। चलिए अब आलमगीरपुर के बारे में पढ़ते हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से खुदाई में मृदभांड एवं मनके मिले हैं। मृदभांड और मनके मिले आलमगीरपुर से। कुछ बर्तन पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि का चित्रकारी भी मिले हैं। आलमगीरपुर से कुछ बर्तन पर त्रिभुज, मोर और गिलहरी का चित्र भी मिला है। हुलसा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है। हुलसा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है। यहाँ से कंचाली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना, गाड़ी आदि मिले हैं। संदव लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है। देसलपुर से एक रक्षा प्रचीर मिला है। अब बात कर रहे हैं हम सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर स्थल दक्षिणी बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे हैं। इसकी पहचान हड़प्पा स्थल के रूप में 1927 में अरेल स्टीन ने की। सुतका गेंडोर की पहचान हड़प्पा स्थल के रूप में 1927 में आरेल स्टीन ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। यहाँ से मृदभांड, एक ताम्र निर्मित बड़नाग्र और ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोन ठीकेरे तथा मिट्टी की चूड़ियाँ का अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुतका खेह या सुतका गेंडोर पूर्व में स्थित है। सुतका खेह जो है सुतका गेंडोर के पूर्व में स्थित है। वर्ष 1962 में इसकी खोज जेपी डेल्स द्वारा की गई। सुतका गेंडोर का खोज 1962 में जेपी डेल्स द्वारा की गई। यहाँ से 2 टीले मिले। सुतका गेंडोर से 2 टीला मिला है जिसके आकार सुतका गेंडोर जैसा ही है। बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुआ है। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंट जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंट का प्रयोग किया जाता था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। यहाँ से काफ़ी मात्रा में सीप की बनी चूड़ियाँ मिली है। कहाँ से मिली है? तो ये जो मिला है सीप की बनी चूड़ियाँ, ये तो बलूचिस्तान के निकट बालाकोट से। बनावली, यह हरियाणा के फतेहाबाद पूर्व में हिसार का भाग था। बनावली यह हरियाणा के फतेहाबाद में है। पूर्व में यह हिसार का भाग था जो फतेहाबाद जिले में है। वर्ष 1974-77 में RS विष्ट द्वारा इसका स्थल का उत्खनन करवाया गया बनावली का। यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए हैं: पाक सेंधव, विकसित सेंधव और उत्तर सेंधव। यहाँ के सड़कें नगर तारांकिक भाग में विभाजित थी। बनावली की सड़कें तारांकिक भाग में विभाजित करती है। यहाँ से मोहरे, बटखरे, लाजवर्द, कार्नेलियन के मन के, हल की आकृति, खिलौना, तांबे के वर्णाग्र आदि प्राप्त हुए। कहाँ से? बनावली से। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में, भगवानपुरा जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। जेपी जोशी ने इसका उत्खनन किया। हरियाणा बनावली का उत्खनन जेपी जोशी ने किया। यहाँ प्राप्त प्रमुख अवशेषों में सफ़ेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके आदि मिले हैं। अब बात कर ले हम मांडा जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर है। मांडा जम्मू एवं कश्मीर में चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। वर्ष 1982 में इसका उत्खनन जेपी जोशी तथा मधुबाला द्वारा करवाया गया। मांडा का खोज 1982 में जेपी जोशी और मधुबाला द्वारा करवाया गया। उत्खनन से यह 3 संस्कृति स्तर प्राप्त हुए हैं: पाक सेंधव, विकसित सेंधव, उत्तरकालीन सेंधव। यहाँ से मुट्ठी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले बड़नाग्र, चर्ट ब्लेड, कांस्य निर्मित पेंचादार पीन तथा एक आधी अधूरी मुहर आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोपट तहसील के सिनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप में 125 मानव सावधान प्राप्त हुए हैं जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी का अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान हो जाता है।
सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व की प्राथमिक लिपि की आविष्कर्ता थे। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व की प्राथमिक लिपि के आविष्कर्ता थे। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नाड़ी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सिंधव सभ्यता मातृ तत्वात्मक थी। सिंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार की होती थी। कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधानी आदि आभूषण पहने जाते थे। नौसारों से स्त्रियों के मांग सिंदूर के प्रमाण मिले हैं, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। सिंदूर का प्रमाण कहाँ से मिला? नौसारों से, जो स्त्री के सुहाग का प्रतीक है। सिंधव काल में स्थित पासा प्रमुख खेल था। सिंधव काल में जो पासा प्रमुख खेल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। रंगपुर से धान की भूसी, लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पाट मिले हैं। सूती वस्त्र के अवशेष से यह निष्कर्ष निकल जाता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। सिंधव सभ्यता के निवासी कपास उगाना जानते थे। सर्वप्रथम सिंधव निवासी ने कपास की खेती आरंभ किया। भारत से कपास की ग्रीस की गई। भारत के से कपास ग्रीस गई, जिसे वहाँ के लोग सिंडन के नाम से पुकारते थे। कपास के लोग ग्रीस में, यानी कपास को ग्रीस में लोग सिंडन कहते थे। भारत में कपास की खेती प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू कर दी गई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा के स्थल कुबरदार ऊँट जीवाश्म मिले हैं। कुबरदार ऊँट का जीवाश्म मिले हैं। सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा, सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा से मृद मूर्तियाँ, हड्डी, जबड़े आदि के अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरण से लिपटा हुआ सूती धागा कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल तथा चौहंदरो में मनके बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा चौहंदरो में मनके बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल, तांबा जो प्राप्ति हुआ था वो खेतरी, राजस्थान, बलूचिस्तान, ओमान से प्राप्त हुआ था। लाजवर्द जो है बदखशा, अफगानिस्तान से। टीन ईरान और अफगानिस्तान से। चांदी राजस्थान के जावर एवं अजमेर की खान से, अफगानिस्तान और ईरान से। सीसा ईरान, अफगानिस्तान और अजमेर राजस्थान से। शिलाजीत हिमालय से। गोमद गुजरात से। सोना दक्षिण भारत कर्नाटक से। सिंधव निवासी के आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय दर द्वारा किया जाता था। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू पलड़े मिले हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार प्रकार के मिले हैं। सार्गेन युगीन सुमेरिया लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से की गई है। मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से की गई है। दिलबून भी की पहचान फारस की खाड़ी बहरीन की से की गई है। सुमेरियन अभिलेख में दिलमुन को साफ सुयरे नगर के स्थान या सूर्योदय के क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मिमी का एक आकृति से चलता है। सिंधव सभ्यता में मूर्ति कला, वस्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला आदि से एक उन्नत होने का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति मिली है, जिसमें शरीर से भेड़ तथा मांस सूरदार हाथी का है। हड़प्पा के पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मिर्चछिट विधि से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा के ताम्र मूर्ति मिली है। लोथल से
कुत्ते तथा कालीबंगा के ताम्र मूर्ति मिले हैं। चौहुंद्रों से प्राप्त इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी के उल्लेखनीय हैं। चौहुंद्रों से प्राप्त इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी की मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। मृद मूर्तियाँ पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षी की प्राप्त हुई है। मृद मूर्तियाँ पुरुष, स्त्री और पशु पक्षी की प्राप्त हुई है। मानव मूर्तियाँ अधिकतर स्त्रियों की है। मानव मूर्तियाँ में अधिकतर स्त्री की हैं। सर्वाधिक मृद मूर्ति पशु पक्षी की प्राप्त हुई है। सर्वाधिक मृद मूर्ति पशु पक्षी की प्राप्त हुई है। सैंधव काल में सर्वाधिक मुहरे सील खड़ी की बनी हैं। इसके अतिरिक्त कंचकली मिट्टी, चर्ट, गोमद मिट्टी आदि बनी मुहरे भी हैं। अधिकांश मुहर वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मुहरे घनाकार, गोलाकार और बेलनाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता के मुहरे पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। उसके बाद कुंवर वाले बैल का है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के बाई और बाघ और हाथी तथा दाई और गोंडा के भैंस चिन्हित किए गए हैं। सिंहासन के नीचे 2 हिरण भी बने हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। इसके 3 मुख है। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव संबंधित किया है। सैंधव मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृदभांड लाल रंग के रंगाकार काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। कुछ बर्तन पर मोर, हिरण, कछुए, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का भी अंकन है। सैंधव मृदभांड के मर्तबना, कोटेरे, तस्तरियाँ एवं थालियों प्रमुख हैं। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के आभूषण तैयार किए जाते थे। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रमुख थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकला एक पौधा दिखाया गया है। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति थी, जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे। इसकी पूजा उसी तरह से करते थे जिस प्रकार के मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की है। मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशुओं, पक्षियों और वृक्ष आदि की उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा एवं बनावली के पुरास्थलों अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों का साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु इसके अपवाद भी मिलते हैं। कालीबंगा में शव दक्षिण से उत्तर दिशा में दफनाते थे। कालीबंगा में शव दक्षिण से उत्तर दिशा में दफनाते थे। रोपड़ में पश्चिम से पूर्व दिशा में और लोथल में पूर्व से पश्चिम दिशा में। आंशिक समाधिकरण का उदाहरण बहावलपुर में मिले हैं। आंशिक समाधिकरण का उदाहरण बहावलपुर में मिले हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश के कारण और विभिन्न इतिहासकार के विद्वानों का मत। विनाश का कारण बाढ़। ये बाढ़ के विनाश का कारण किसने कहा? मार्शल मैके, SR राव। आर्यों का आक्रमण। आर्यों का आक्रमण को बताया गार्डिन चाइल्ड, मार्टिन हिलर, स्टुअर्ट पिगट। जलवायु परिवर्तन, इसका कारण बताया अरेल स्टीन और अमलानंद घोष। भूतात्विक परिवर्तन, इसका कारण बताया MR सहनी और S लैम्ब्रिक और J डेल्स। महामारी बताया KUR कैनेडी। और पर्यावरण परिवर्तन ये बताया M दमित्रेव। ये बताया सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण। अब जो हम यहाँ से देखेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, यानी प्रश्न कोश होगा। क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? तो अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था पर मानव समाज आश्रित होता है। अब इसको हम देखेंगे, इसका व्याख्या। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था जैसी जैसी परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, उसी का नाम है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता जो है
प्रथम स्थल के नाम पर सिंधु सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता का नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम में दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया के प्राचीन सभ्यता में समकालीन थे। मिस्र एवं मेसोपोटामिया के प्राचीन सभ्यता में समकालीन थे। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? तो आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान नहीं था। जहाँ पर लेखन कला का ज्ञान है, लिखने का ज्ञान नहीं है, उसको आदि ऐतिहासिक काल कहते थे, किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता दूसरी वो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य ग्रामीण की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड। सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का कारण एक ही कारण है, मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियां से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि उपरोक्त में सभी इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग रक्षा शास्त्र ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे का ज्ञान अभाव था। इसमें क्वेश्चन नहीं था क्या? अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 7 में है हड़प्पा संस्कृति के जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई से जानकारी मिली हड़प्पा संस्कृति का। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थल से प्राप्त पूरा अवशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है निम्नलिखित में कौन सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो ये डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो मोहर जानने का सभ्यता का स्रोत है, मूल स्रोत। सिंधु सभ्यता के संबंध विभिन्न पुरास्थलों के खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहर इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहर पर अंकित चित्रों के माध्यम से सिंधु सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा कथन जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? ए सही नहीं है। एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये गलत है। EJ मैके सुमेर के लोगों का पलायन, ये सही है। मार्टिन हिलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता का विचार का प्रवर्तन, ये भी सही है। अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता के पूर्व हड़प्पा सभ्यता के परिपक्वता एवं परिणाम स्वरूप हुआ, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसका नोट्स हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वान के अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। EJ मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति सुमेर के लोगों के प्रवर्तन के कारण हुआ है। इन्हीं के स्वरूप प्रवर्तन के सिद्धांत के इतिहासकार DH गार्डिन तथा मार्टिन हिलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिम एशिया के सभ्यता के विचार परिवर्तन के कारण हुई है। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विसेज, जॉर्ज F डेल्स और रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत मान्यता दिया है।
एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र हड़प्पा में हुआ है। इन्हीं इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। रफीक उगल ने कहा है। कौन सुमेलित है, सुमेलित करना है इसमें। सही इसका सुमेलित है 3 4 2 1, यानी 1 को 3 से। हड़प्पा का खोज दया राम साहनी 1923-24 में 1921-22 में किया था। वैसे हस्तिनापुर का बीबी लाल, हस्तिनापुर का खोज किया बीबी लाल। तक्षशिला का खोज किया जॉन मार्शल। और कौशाम्बी एन मजुमदार, इसका हम देखेंगे। हड़प्पा का खोज दया राम साहनी 1923-24, 1924-25 में। हस्तिनापुर का बीबी लाल, तक्षशिला का जॉन मार्शल, कौशाम्बी का एन मजुमदार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कहाँ से, तो ये मिला है हड़प्पा संस्कृति से। चांदी की उपलब्धता मिला है हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा वासियों के चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था, तो मिट्टी के बर्तन पर जो है वो लाल रंग प्रयोग करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता के परिपक्व अवस्था में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणी थी, एक तो बिना डिजाइन वाले मृदभांड तथा दूसरा चित्रित मृदभांड। मृदभांड की बनने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने या हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेते थे। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई की जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, पूर्व आर्यकाल से। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। सिंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सिंधव पुरास्थल से प्राप्त मातृ देवी की मृद मूर्तियाँ तथा मोहर से प्राप्त चित्र से हैं। आगे अगर हम बात कर लें, निम्नलिखित पशुओं में किस एक का एक हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति का निरूपण करता है, तो ये नहीं करता है, तो ये गाय नहीं करता है। गाय का मोहर प्राप्त नहीं हुआ। हड़प्पा संस्कृति के मोहरों एवं टेराकोट कलाकृति में गाय का चित्रण नहीं मिला है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन मिले हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। गाय का महत्व जो है वैदिक काल में प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में कौन एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो शाहगौड़ा जो है शाहगौड़ा हड़प्पा स्थल नहीं है। शाहगौड़ा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला। मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है शाहगौड़ा से, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। मौर्यकाल के ताम्रपत्र में शाहगौड़ा में अन्नागार होने का प्रमाण मिलता है। चौहंदरो, कोटदीजी और दोसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चौहंदरो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हैं। चौहंदरो और कोटदीजी सिंध प्रांत में हैं तथा दोसलपुर गुजरात राज्य के कक्ष में है। दोसलपुर गुजरात राज्य के कक्ष में है। फिर से मिलान करना है, इसका सही उत्तर बी है 2 1 4 3, यानी लोथल का से गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से जुड़ता हुआ खेत का धौलावीरा से। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार में 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। और बनवाली से पक्की ईंट की बनी हुई हल की आकृति। पक्की ईंट की बनी हुई हल की आकृति बनावली से। प्रत्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवारा का साक्ष्य मिला। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला। गुजरात के धौलपुर से हड़प्पा लिपि के बारे में आकार 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला। हरियाणा के फतेहाबाद जिला में तो बनवाली से पक्की ईंट की बनी हुई हल का प्रमाण मिला है। अब बात कर ले एक जुते हुए खेत का खोज कहाँ किया गया, तो कालीबंगा में।
इसी तरह से हम बात करते हैं कि किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत का निशान मिले हैं। ये भी मिला कालीबंगा से ही जूता हुआ खेत। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। डी यानी 1 2 4 3 यानी हड़प्पा से सावधान R37 मिला हड़प्पा से। लोथल से गोदीवारा का साक्ष्य जूता हुआ खेत कालीबंगा से। और नर्तकी का प्रमाण कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी का प्रमाण मोहनजोदड़ो से। वही बात है, हड़प्पा से R37, लोथल से गोदीवारा, कालीबंगा जूता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। फिर से मिलान करना ही है। बी है यानी 2 3 4 1। तो इसको हम देखेंगे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे हैं। उसके बाद हस्तिनापुर जो है गंगा नदी के किनारे हैं। नागार्जुन कोंड कृष्ण नदी के किनारे हैं। और पैठन जो है गोदावरी नदी के किनारे हैं। हड़प्पा, रावी नदी, हस्तिनापुर, गंगा नदी, नागार्जुन कोंड, कृष्णा नदी, पैठन, गोदावरी नदी। चलिए अब इसका हम देख भी लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे हैं। हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे हैं। नागार्जुन कोंड कृष्णा नदी के किनारे और पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। फिर सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। चलिए डायरेक्ट हम मिलान कर दे रहे हैं। हड़प्पा रावी नदी किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी किनारे, लोथल भोगवा नदी किनारे और रोपर सतलज नदी किनारे। हड़प्पा नदी किस नदी के किनारे हैं? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे हैं। रावी को परुसनी भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार और अन्नागार भी मिला है। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। स्नानागार का प्रमाण। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो ये पाया गया है कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। अब हम आगे बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव का चित्र या मॉडल प्राप्त हुआ है? तो नाव का चित्र या मॉडल प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। नाव का चित्र प्राप्त या मॉडल प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। मोहनजोदड़ो तथा लोथल से नाव के चित्र और मुहर प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो ये जो लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। नगरों में नालियाँ के सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बात सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सिंधु नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में थी तथा मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सिंधु नगर से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रहेगी। आगे बात कर लें। सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है, तो ये किस रूप में जानी जाती है? तो ये जानी जाती है उपरोक्त में सभी, यानी अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषता नगर नियोजन माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर हैं। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक सिंधु स्थल से ईंट के भट्ठे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी चारों कथन सही है। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? यानी कालीबंगा जो है हरियाणा में गलत बात है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सही बात है। लोथल गुजरात में ये भी सही बात है। रोपर पंजाब में ये भी सही बात है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा की खोज इटली के लुइगी पियो टेस्टोरियो ने की, जबकि हड़प्पा स्थल रूप में पहचान अमलानंद घोष ने की। अन्य 3 विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए गए कूट में बतावें तो 3 और 4, यानी आलमगीरपुर और हुलास उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में स्थित है।
आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। हुलास सहारनपुर जिले उत्तर प्रदेश में है। अतः स्पष्ट है कि विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल जो है वो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन का बात कर लें तो हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? तो राखीगढ़ी राजस्थान में, ये गलत है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सही है। बनावली हरियाणा में सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र में, ये भी सही है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है। घग्गर नदी के तट पर स्थित है। आगे सुमेलित करने वाली बात है तो इसको हम डायरेक्ट सुमेलित करते हैं। मांडा जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में है। अगला भी है सुमेलित करने वाला, इसको भी हम डायरेक्ट सुमेलित कर देंगे। ये है भारत के राज्य संघ व राज्य क्षेत्र हड़प्पा पूरा स्थल। तो बालू हरियाणा में, मांडा जम्मू कश्मीर में, पाढ़ड़ी गुजरात में, हुलास उत्तर प्रदेश में। आगे बात कर लें तो 35 नंबर में है हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित स्थानों तत्वों में कौन सा सिंध में अवस्थित है? तो उत्तर बी होगा 2 और 3, यानी मोहनजोदड़ो और चहुंद्रो जो है सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो और चहुंद्रो सिंध प्रांत में है। उपयुक्त विकल्प में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है। मोहनजोदड़ो और चहुंद्रो सिंध प्रांत में है और सुरकोटदा जो है वो गुजरात में है। अगला बात कर ले मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। चहुंद्रो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? तो ये किया J.H. मैके ने किया चहुंद्रो के खोज का निर्देशन। मोहनजोदड़ो से लगभग 129 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चहुंद्रो का खोज 1931 में N.C. मजुमदार ने किया तथा वर्ष 1935-36 में मैके ने यह उत्खनन करवाया। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा जो है अब पाकिस्तान में है। पंजाब वैसे पड़ता है उधर। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित हैं। आधुनिक पाकिस्तान यानी पाकिस्तान जो है नया जब पाकिस्तान बना था तो उस समय में वो पाकिस्तान में जो पंजाब था उसमें साहिवाल जिला में था, लेकिन अभी जो है पंजाब वो भारत में है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। लोथल गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है वह है सौराष्ट्र में। रंगपुर कहाँ? सौराष्ट्र में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से पाक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता से साक्ष्य मिले हैं। आगे बात कर लें देघड़ी एवं परवर्ती हड़प्पाई पुरा स्थल, तो यह पंजाब का है। देघड़ी और परवर्ती हड़प्पाई स्थल पंजाब का है। देघड़ी कोटला देघड़ी एक परवर्ती हड़प्पाई पुरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल जो है वो भारत में है। सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा स्थल करवाता है किस नदी पर स्थित है? तो भोगवा नदी पर है। हड़प्पाई नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह पतन नगर है। लोथल में पतन नगर है। हड़प्पा स्थल लोथल है तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। पतन नगर भी लोथल में है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था तो पतन नगर कौन था? लोथल। पतन नगर लोथल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका हम व्याख्या देख लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। पक्की ईंट से निर्मित इमारतें और सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार व वाणिज्य जैसी इस सभ्यता के प्रमुख विशेषता थी। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यता की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों का स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है। इस प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलवन के मकबरे में दिखता है। आगे बात कर लें हम कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है?
तो लोथल जो है हड़प्पा का बंदरगाह, लोथल जो है हड़प्पा का बंदरगाह है। निम्नलिखित से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो हल का टेराकोटा बनावली से प्राप्त हुआ है। आगे बात कर ले, हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ, बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो पाटलिपुत्र सिंधु घाटी से संबंधित नहीं है। कालीबंगा, रोपड़ तथा लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। भारत में हड़प्पा का एक बृहद स्थल कौन है? तो राखीगढ़ी हड़प्पा का एक बृहद स्थल यानी बड़ा स्थल है। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनेरीवाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ एवं धौलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता का 5 बृहद स्थलों श्रेणी में आते हैं। अगला अगर हम बात कर लें तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन है? तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है, राखीगढ़ी। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी कौन? तो वो 1, 2, 3 यानी सिंधु, चेनाब और झेलम, सिंधु, चेनाब और झेलम। प्रश्नगत विकल्प में सिंधु घाटी सभ्यता झेलम, सिंधु घाटी तथा झेलम सिंधु तथा चेनाब नदी के तट पर बसी थी, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो इसका आंसर नहीं है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं। इस सभ्यता के कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बाहुबली से मातृशक्ति को उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष प्रकृति के शिव की पूजा की अनुमति नहीं होती है। अग्नि कुंड या यज्ञ वेदिकाएँ भी प्राप्त हुई है। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं को दफनाते आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कोई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति को उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? तो पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में है, जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर्जन मार्शल उसके खुदाई के प्रभारी थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक विभाग के महानिदेशक सर्जन मार्शल के निर्देशन पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। हड़प्पा के टीले के विश्व में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी 1826 में। सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 में जानकारी दी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। सिंधु घाटी के खोज निकालने में है। सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी नामक 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है। कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें डी सुमेलित नहीं है। धौलावीरा का खोज बी के थापड़ गलत है। हड़प्पा का दयाराम साहनी सही है। लोथल का SR राव सही है और सुरकोटदा का JP जोशी। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया। लोथल का खोज SR राव ने किया। सुरकोटदा का खोज JP जोशी ने करवाया तथा धौलावीरा का उत्खनन BK थापड़ ने नहीं बल्कि RS बिष्ट ने किया। धौलावीरा का खोज BK थापड़ नहीं किया जबकि RS बिष्ट किया, याद रखिएगा। हड़प्पा के उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व नहीं समझ पाया था वे कौन है? तो एक कनिंघम। हड़प्पा का उत्खनन तो किया था लेकिन इसका महत्व नहीं समझ पाया था, कनिंघम। एक कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीले के महत्व को नहीं समझ पाए थे। अगला क्वेश्चन है, कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन के संबंधित नहीं थे? तो BA स्मिथ उससे संबंधित नहीं है। RD बनर्जी संबंधित हैं। KN दीक्षित भी हैं। MS वत्स भी हैं। आगे हम बात कर लें, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन करवाया। वर्ष 1926-27 से 1933-34 तक माधवराव वत्स एवं हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने की
तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अंद्रेस्ट मैके, ऑरेल एस्टीन, ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इसका सभ्यता खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि बी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे हैं, बल्कि ये आयरिश इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं मिले हैं? तो घरों में कुआं मिले हैं, ये ऑप्शन में नहीं है, इसका नोट देखते हैं। जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श जय नारायण पांडे की पुस्तक है। पृष्ठ संख्या 386, 2020 संस्करण के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुआं एवं स्नान घर होते थे और पानी के निकास के लिए नालियां की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे। अगला बात कर लें 60 में, भारत के निम्नलिखित आने का सही कालानुक्रम कौन है? सही आने का कालानुक्रम, तो इसको हम नीचे ही देख लेंगे डायरेक्ट। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंद्रो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदत्त तथा बनावली से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन है। लोहे के ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल के दौरान लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों द्वारा 2वीं शताब्दी में लाया गया। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातुओं में किसका उपयोग किया? तो तांबा का उपयोग किया। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु प्रयोग किया गया। विश्व के विभिन्न भागों में इसका प्रयोग की तिथि पर्याप्त अंतर है, कहीं कहीं कभी पहले किया, कहीं बाद में किया। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में कहाँ से मिला? तो ये लोथल से मिला। हाथी दांत लोथल से मिला, गोदीवारा भी लोथल से मिला है। हड़प्पा सभ्यता में भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला, यह गुजरात में स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबे, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व में माना जाता है। निम्न में से कौन सा स्थल चग्गर, घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित है? तो बनावली जो है घग्गर और उसकी सहायक नदी की घाटी में है। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पाई स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित घाटी में स्थित है। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और नीचे उसका उत्तर दीजिए। तो इसका हम देखते हैं 1 और 2 सही है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया। आगे बात कर लें, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। सड़कें के दोनों किनारे पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंट अथवा पत्थर के टुकड़े से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे तथा तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। कथन ए और कथन है, तो कथन वाला को हम देख लेंगे। बी, ए, आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं, सही बात है। वह खुदाई के दौरान ही प्रकट हुए थे, ये भी सही बात है। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित सिंधु नदी के दाहिने तट पर हैं तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब के प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हैं। नगर सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, जिनकी खोज उत्खनन के दौरान क्रमशः मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मातृप्राय स्थित में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही नहीं है। कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु दोनों स्पष्टीकरण नहीं करता है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिले हैं?
तो ये धौलावीरा से मिला है शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण। अब बात कर ले धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी प्रथम राखी गढ़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ केरल में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई है। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह क्या है? तो धौलावीरा गुजरात में है। कौन सा हड़प्पाकालीन नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धौलावीरा 3 भाग में विभक्त है। धौलावीरा नामक नगर 3 भागों में बटा हुआ है। किला मध्य नगर, निचला नगर विभाजित है। धौलावीरा नगर 3 भाग में बटा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा से 3 नगर का अवशेष प्राप्त हुआ है। अब अगर हम बात कर लें तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सूचीबद्ध है, जहां से बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशय में नहरों के माध्यम से जल संगठित प्रवाहित किया गया था? तो ये भी है धौलावीरा ही। अब हम बात कर लेते तो धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाएं का निर्माण किया गया था तथा संभवतः जलाशयों के नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। बात कर लें यहाँ से जल संचयन प्रणाली तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकियाँ प्रगति, स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग से स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला धौलावीरा से। निम्नलिखित में से किस स्थल से दीव शव संस्कार मिला है? तो ये मिला है, इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसको हम देख लेंगे व्याख्या। लोथल से सर्वाधिक 3 दीव शव समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखी गढ़ी से युगल समाधि प्राप्त हुई है। यदि संख्या के आधार पर माना जाए तो सही उत्तर सी होगा, क्योंकि यदि प्रमाण के आधार पर माना जाए तो सही उत्तर सी और डी दोनों होगा, इसीलिए इसका आंसर नहीं इसमें है। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। क्या? तो सनौली से मिला मानव सावधान। सनौली से अभी हाल ही में प्राप्त हुआ मानव सावधान। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव सावधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन सावधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डी भी प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? तो मांडी जो है उत्तर प्रदेश में है मांडी, जबकि मांडा जम्मू कश्मीर में है। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था। बगड़ा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। अच्छा, वस्त्र के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था कहाँ? तो सबसे पहले भारत में ही किया गया था कपास की खेती, तो पता ही होगा आपको। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित उत्खनन से कपास के सूती वस्त्र की सूत की प्राप्ति की गई थी। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो सही चित्रण करता है बी, केवल दू। ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग देवी और देवता दोनों लोगों को पूजा करते थे। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ एवं मुहरे हैं। इन्हें यह अज्ञात होता है कि यह मातृभूमि
मातृदेवी, पशुपति, शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल, नाम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा, घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव था। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सुरकोटदा एवं कालीबंगा इत्यादि स्थल से प्राप्त हुई है। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने के लिए किया जाता था। ऐसे साक्ष्य अभाव है, अतः विकल्प बी उत्तर सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो इसमें विचार करना है, यानी सी सही है, 1, 2 दोनों सही है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता लौकिक सभ्यता थी। उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। आगे बात करते, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तथा यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थल से कपास की रेशे से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से समृद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुंवर वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मकता की भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई वो अपूर्व है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृतियाँ मिलती हैं? तो पीपल के वृक्ष की आकृतियाँ मिलती हैं मुहर पर। सिंधु सभ्यता काल में सर्वाधिक मुहरें सेलखड़ी की बनी हैं। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद आदि से बनी मुहरें भी प्राप्त हुई है। अधिकांश मुहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मुहरें पनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार भी है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरें में पीपल वृक्ष की आकृतियाँ मिली है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहरे पर नहीं मिलता है? तो घोड़ा का अंकन मोहर पर नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े की मृद मूर्ति, अस्थि, जबड़े आदि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा के मुहरों पर नहीं मिलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है। दिए गए विकल्पों में गाय और हाथी का अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े का अवशेष को सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने का अभिप्राय की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी के सभ्यता के उत्खनन से शेर के अवशेष की प्राप्त का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है, अतः स्पष्ट है कि उत्तर ए सही होगा। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल के रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की 9 के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो 900 वर्ष तक सिंधु घाटी सभ्यता में वर्षा का न होना उसके पतन का कारण था। वर्ष 2018 में IIT खड़गपुर का एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्ष तक पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ध्यातव्य है कि अरेल एस्टीन जैसे विद्वान ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण माना है। मृद पट्टिका पर उत्कीर्णित सिंहयुक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कालीबंगा की मृद पट्टिका पर एक दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंहयुक्त देवता का चित्र प्राप्त है। अब हम बात कर लें, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के तट पर पनपी है। मिस्र की सभ्यता विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ है। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का वरदान या उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता है। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसका समकालीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता है तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में है। निम्नलिखित सभ्यता में उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में कौन सा है? तो उत्तर दक्षिण क्रम में एजटेक, माया, इंस्युका, इक्का। अब उत्तर दक्षिण में देखेंगे, एजटेक सभ्यता का विस्तार
मो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य में दक्षिणी मैक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटामेला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, उत्तरी कोस्टरिका तक क्षेत्र में शामिल है। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मध्य मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर ग्वाटामेला तक, उत्तरी बेलीज तथा अल सल्वाडोर एवं होंडुरास से पश्चिमी भाग तक था। इस अलावा मुइसुका सभ्यता दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप में कोलंबिया के पूर्वी भाग से विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर क्विंटो से लेकर दक्षिण सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यता में क्रम उत्तर दक्षिण ओर में एज़टेक, माया, मुइसुका, इंका में सही होगा। एज़टेक, माया, मुइसुका और इंका उत्तर दक्षिण में। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी कौन? तो सुमेरियन सभ्यता लेखन कला की प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला उचित प्रणाली विकसित किया सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक थे। इनकी प्रारंभिक लिपि स्वरूप अत्यंत सरल और आदिम थे। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि के सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। चलिए, आज का जो है सैंधव सभ्यता का इतिहास यही समाप्ति होता है। वीडियो काफ़ी लंबा होगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्त, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिएगा, पूरा सैंधव सभ्यता आपका कवर हो जाएगा। एग्जाम में इससे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।